आगे हम बात करने वाले हैं सोशल इंटरेक्शन की, मतलब सामाजिक अंतर्वास। जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं सोशली, अपनी सोसाइटी में, समाज में, तो हम बातचीत करते हैं, हमारे बीच में जानकारी का आदान प्रदान होता है और इस प्रकार हम जानकारी देते भी हैं और जानकारी लेते भी हैं। पर जब आप जानकारी लेते हैं तो क्या करते हैं? आप सुनते हैं, देखते हैं, मल्टी सेंसरी चल रहा है। आप जिसको कह सकते हैं अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, भौतिक अनुभव। तो ये जो भौतिक अनुभव है उसमें आपने सुनने का जो अनुभव प्राप्त किया सोशल इंटरेक्शन के दौरान, ये आपकी जानकारी को बढ़ाता है, आपके संबंधों को मजबूत करता है और आपको सोशली, सामाजिक तौर पर एक्टिव करता है, सजग बनाता है। सामाजिक अंतर्वास या सोशल इंटरेक्शन जिसको हम बोलते हैं, यह हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों से बात करें और उनकी बात को ध्यान से सुने, तभी तो वो आपको भी महत्व मिलेगा, मैं आपको इंपॉर्टेंस देंगे। तो याद रखिएगा, ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी पहचान को और संबंधों को एक सही आकार देने में मदद करता है। आगे अगर मैं बात करूं आपसे सोशल इंटरेक्शन की, तो इसमें मौखिक संचार तो आ ही रहा है, बातचीत कर रहे हैं। अमौखिक संकेत जो नॉन वर्बल हैं, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, तो जिस तरह से आपकी शारीरिक भाषा होती है ये भी इसमें काम आती है। आप किस तरह से लोगों से इशारों में बात कर रहे हैं, आपके चेहरे के हाव भाव, अभिव्यक्तियां क्या हैं, आपकी शारीरिक भाषा, ये सब कुछ शामिल है। लेकिन जो सबसे पहले है मौखिक संचार, तो मौखिक संचार में मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, इसमें सुनना भी अति महत्वपूर्ण है। सोशल इंटरेक्शन में जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, व्यक्तियों के बीच में सहानुभूति का होना, सहयोग का होना, ये भावनाओं का होना, इनका समावेश अति आवश्यक है। परस्पर समझ को बढ़ावा देना, ये भी इससे हमें प्राप्त होती है। जब हम दूसरे लोगों को समझते हैं, वो हमें समझते हैं, तो इससे एक सामंजस्य का भाव बड़ा हो जाता है। ये एक संवेदनशील समुदाय के निर्माण में आपकी मदद करता है, आपकी एकता की भावना को बढ़ाता है। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप सोशली इंटरैक्ट करेंगे, सामाजिक तौर पर लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे और उन्हें अच्छे से सुनेंगे। सोशल इंटरेक्शन में आजकल कई तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें कई तरह की सेटिंग्स होती हैं, कई तरह के इसके रूल्स होते हैं, इनमें कुछ मूल्य होते हैं और अलग अलग तरह की सांस्कृतिक प्रथाओं को भी हम फॉलो करते हैं, उनका निर्वाह करते हैं। तो याद रखिएगा, ये सुनना और सामाजिक इंटरेक्शन, ये बातचीत करना, एक दूसरे से जानकारी लेना, ये हमारे पर्सनल विकास के लिए और समाज के विकास के लिए अति आवश्यक है। आगे संदर्भ की समझ होना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से इस बात को समझिए, किस बारे में बातचीत चल रही है और आप आके किसी और ही बात को चालू कर देते हैं, तो आप संदर्भ के बिना अगर अपनी बातचीत करेंगे तो आपकी बात का कोई अर्थ नहीं होगा, लोग आपकी बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो कोशिश करिए, पहले आप सुनिए। इसीलिए ये रीडिंग में मैं आपको संदर्भ के बारे में सिखा रहा हूं। कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग होना आवश्यक है। 4 लोग थे, आप आए 5वें व्यक्ति और आपने आते ही अपनी बात रखना चालू कर दिया। अब आपको पता ही नहीं कि उन 4 लोगों के बीच में कोई गंभीर विषय पे चर्चा चल रही थी। अब आप अगर उसी संदर्भ में बोलना चाहते हैं तो पहले आपको सुनना पड़ेगा। तो विशिष्ट पृष्ठभूमि, परिस्थितियां और जो आपके आसपास के जो कारण होते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी जानकारी या जो भी स्थिति है उसको अच्छे से समझते हुए हम कोई भी बात रख पाएं, ये तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब हम अच्छे से उस बात को सुनेंगे। ये सब कुछ लिसनिंग के अंडर हम सीख रहे हैं। संदर्भ की समझ में जो भी स्थिति है या जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, कोई वाद है, विवाद है, जो भी चीजें चल रही हैं, उसकी एक एक बारीक छोटी से छोटी चीजों को समझना और उचित परिणाम को समझ पाना, ये तभी मुमकिन है जब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा एक अच्छा लिसनर होता है। अ गुड स्पीकर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर। कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, या जिसे हम संदर्भ की समझ बोलते हैं, इसमें विचार किया जाना चाहिए कि जो भी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, सामाजिक पृष्ठभूमियां हैं, कोई व्यक्तिगत कारक है, उनकी जानकारी हमें हो। अगर उनकी जानकारी हमें नहीं होगी तो हम सही संदर्भ को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, और अगर आपके पास संदर्भ सही नहीं है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हैं। प्रभावी संदर्भ की समझ के लिए, बेहतर संचार के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, समस्या का सही समाधान करने के लिए आपको संदर्भ की जानकारी होना चाहिए।
आप समझिए, किसी भी समस्या का समाधान आप किसी को देना चाहते हैं, लेकिन वो समाधान किस बारे में है, उसके जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, ये सब तभी जान सकते हैं जब आपको संदर्भ की समझ हो। आगे कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में हम बोल रहे हैं कि जो संदर्भ समझ है ये शिक्षा, व्यवसाय, राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्तियों को जटिल स्थितियों को समझने में मदद करता है। और जब आप उस स्थिति को समझेंगे तभी आप कोई समाधान दे पाएंगे, कोई सहभागिता आपकी होगी, आपका इन्वॉल्वमेंट जिसको हम बोलते हैं, आपकी सहभागिता, वो तभी सुचारू रूप से हो पाएगी जब आपको संदर्भ की सही जानकारी हो। आगे मैं आपसे बात कर रहा हूं वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज की, वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक संकेतों की। बोलकर देके जो आपने संकेत दिए, जो बात समझाई, और बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे के हाव भाव से, हाथों को हिलाना, संकेत देना, इशारे करना, इन सब के माध्यम से जो भी आप जानकारी देते हैं, वर्णनात्मक संकेत जब हम बोलकर बात करते हैं उस संचार को संदर्भित करते हैं जो बोली गई भाषा के माध्यम से होता है, जिसमें शब्द, वाक्यांश और वाक्य शामिल होते हैं। वहीं दूसरी ओर जब मैं नॉन वर्बल की बात करता हूं, मतलब अवर्णनात्मक संकेत की बात करता हूं, तो इसमें चेहरे की भावनाएं, आपकी शारीरिक भाषा, ध्वनि, जो आपका टोन है, शब्द अलग चीज है, आपकी भाषा का टोन, जो ध्वनि का टोन है, आपने ऊंची आवाज में बात की तो वो जो टोन आप ऊपर नीचे करते हैं, ये भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा मानते हैं। और इसके माध्यम से आप अपना संचार संचालित करते हैं, इसको सही तरीके से आगे लेके जाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक संकेत हैं, दोनों ही संचार में महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी शारीरिक भाषा भी आपके कहे गए शब्दों का समर्थन करे। जरूरी है कि ये आपकी शारीरिक भाषा और आपके शब्द एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए। आप अगर विनम्रता से बात कर रहे हैं तो आपकी शारीरिक भाषा भी विनम्र होनी चाहिए। अगर आप गुस्से में हैं, निर्देशात्मक तरीके से बात कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी को निर्देश दे रहे हैं, काम ऐसे होगा, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके शब्दों का समर्थन करनी चाहिए। तभी समग्र रूप से आप एक अच्छा संचार कर पाएंगे। अगर मैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, जिनको वर्णनात्मक और अवर्णनात्मक संकेत कह रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा और गहराई से आपसे बात करूं, तो जब भी आपको प्रभावी संचार करना हो उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्तियों को संदेश देने में दोनों बड़ी गहराई तक छाप छोड़ते हैं। तो जब भी आपको कोई संदेश देना है, सही रूप से देना है, उसकी सही व्याख्या करनी है, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में जब आप कोई बात कहते हैं तो आपके कहे गए शब्द और आपकी शारीरिक भाषा, इन दोनों का ही असर एक साथ पड़ता है। आगे बात करेंगे प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट्स की, जो आपके व्यवहारिक कौशल को दिखाती हैं। व्यवहारिक कौशल मतलब हम उन कौशलों की बात कर रहे हैं जो सुधारने की प्रक्रिया, जो वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ी हुई है, जो कार्यस्थल से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, आपके जीवन में, आपके कार्यस्थल में, आपके प्रोफेशन में, इन सब चीजों की जो आपको समझ होती, कहते हैं ना आप वो समझदार व्यक्ति है, तो समझदार मतलब उसको कई चीजों की समझ है। तो ये समझ जो है, व्यवहारिक कौशल जिसको हम बोलते हैं, ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको चीजों की समझ नहीं है, आप सीधा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सिर्फ आप अपनी बात को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो मैं नहीं मानता कि आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जब बात चल रही है प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट की, व्यवहारिक कौशल विकास की, तो व्यवहारिक कौशल विकास में हाथों पर अभ्यास, हाथों पर अभ्यास से मतलब, हाथों पर अभ्यास का मतलब यह नहीं कि हाथ पे कोई अभ्यास चल रहा है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब आप जो भी चीज सीख रहे हैं उसको तुरंत लागू कर कर भी देख रहे हैं, तभी तो व्यवहारिक ज्ञान आएगा। अगर मैं आपको कोई भी बात सिखा दूं, अभी इतना कम्युनिकेशन के बारे में, इतनी संचार के बारे में आप बातें सीख रहे हैं, एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम समझें कि मैंने आपसे बात की भाषा का टोन, आपकी जो ध्वनि है उसका टोन। अब आप भी अलग अलग समय में जो भी बात कहते हैं उससे टोन के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी आप कोई प्यार भरी बात कह रहे हैं तो उसे प्यार भरे लहजे में बोलिए, आपका टोन भी वैसा ही होना चाहिए। जब आप गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा बुरी चीज नहीं है, क्रोध अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, पर उचित जगह पे उचित समय में जब आप क्रोध करते हैं तो उसके अच्छे परिणाम भी होते हैं। हर समय क्रोध करना ठीक नहीं है, लेकिन जब क्रोध करें तो आपका टोन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए, इसका हैंड ऑन एक्सपीरियंस, इसको हिंदी में कह सकते हैं आप हाथों पर अभ्यास कर रहे हैं। जो भी सीखा उसका तुरंत आपने प्रैक्टिस किया।
किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए, और जो भी एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, जो भी एक्सपीरियंशियल टेक्निक्स हैं, अनुभवात्मक शिक्षण विधियां जो भी हैं, ये सब कुछ आपके व्यवहारिक कौशल से जुड़ी हुई हैं। व्यवहारिक कौशल में आपकी लीडरशिप स्किल्स भी आती हैं, जो नेतृत्व का कौशल है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आती हैं, किसी भी समस्या के समाधान की तरफ आप कैसे बढ़ते हैं, यह भी आपके व्यवहारिक कौशल का ही एक हिस्सा है। तो ये विभिन्न क्षमताएं जो हैं, ये आपको आनी चाहिए। जब ये आएंगी तभी आप बेहतर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना नहीं है। इससे जुड़ी वो तमाम जानकारियां, तमाम चीजें, तमाम कौशल आपके पास होने चाहिए जो आपको एक अच्छा लीडर बनाए, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाए। प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं जो व्यवहारिक कौशल जिसको हम कहते हैं। अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जिनको कार्यशाला बोलते हैं, मेंटरशिप जब हम करते हैं, किसी को हम तैयार करते हैं किसी भी कार्य के लिए, तो उसको मेंटरशिप करते हैं। और जब कभी भी हमें नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है, तो उस दौरान ये सब व्यवहारिक कौशल आपके पास होना चाहिए, तभी लोग आपको काम देंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट में आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका व्यक्तिगत विकास और विभिन्न क्षेत्रों में और उद्योगों में समग्र सफलता के लिए आपका व्यवहारिक होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं मौखिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन की। क्या मतलब है इस बात का? आप सांस्कृतिक तौर पे देखें, ऐतिहासिक तौर पे देखें, या सामाजिक तौर पे आप किसी भी ज्ञान की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, अलग अलग रीतियों पर आप चर्चा कर रहे हैं, या आप किसी कहानी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज्ञान को कहानी के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो भी मौखिक शब्द हैं आपके पास, इनका जो आप एक लिखित रिकॉर्ड जो आप बनाते हैं, एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, संगठित तौर पे आपने इन चीजों को तैयार किया, ये सारा का सारा काम हम मौखिक परंपरा के अंतर्गत करते हैं, जिसको ओरल ट्रेडिशन बोला जाता है। मौखिक परंपरा में सबसे खास बात पता है क्या है? वो कहानियां जो हमने बचपन से सुनी, हमारी नानी से, हमारी दादी से। तो ये तमाम जो कहानियां आप सुनते हैं, यही तो इस परंपरा को आगे बढ़ाती है, ज्ञान को बोलकर आगे तक प्रचार प्रसार करना। इसमें गाने भी आते हैं, वो गाने जो हमने बचपन से सुने। इसमें कई तरह के अनुष्ठान होते हैं हमारे घर परिवारों में। जब कोई विशेष अवसर आता है तो हम पूजा पाठ करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, कई तरह की कहावतें हम सुनते हैं। इनके कई रूप हैं, विभिन्न रूपों में जो भी बोलकर हमें सीखने को मिलता है। बोलकर, किसी ने बोला, हमने सुना, तो ये जो बोलने और सुनने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं मौखिक परंपरा या ओरल ट्रेडिशन। यह संचार का एक ऐसा रूप है जो लिखित भाषा से पहले का है। जो लिखने का काम आया, जब हमने लिखना सीखा, इससे पहले हमने बोलना सीखा, इससे पहले हमने सुनना सीखा। तो ये लिखने से पहले के कार्यक्रम हैं। सांस्कृतिक विरासत को अगर आप समझना चाहते हैं, परंपराओं को आप समझना चाहते हैं, आपकी कोई सामूहिक स्मृति है लोगों के साथ की, ये किस तरह की हो सकती है? जब आपने बोलना सीखा और सुनना सीखा। तो लिखने से पहले की यह प्रक्रिया को दर्शाता है। ओरल ट्रेडिशन जो मौखिक परंपरा है, यह आपके सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विभिन्नताओं को प्रतिबिंबित करती है। किसी जगह से आप हैं, मान लीजिए गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, मैं राजस्थान से, तो हम किस तरीके से बोलते हैं, हमारी बातचीत करने का क्या तरीका, यह प्रतिबिंबित होता है इस मौखिक परंपरा के अनुसार। जो अलग अलग अनुभव हैं, हमारे दृष्टिकोण हैं और हमारे मूल्य हैं, इनको भी दर्शाती है हमारी मौखिक परंपरा। तो हमको हमारा बोलने का, हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का तरीका पता होना चाहिए। वही हमारे ट्रेडिशन को, हमारी परंपरा को आगे बढ़ा के लेके जाता है। चाहे कितना भी लिखित रिकॉर्ड आ गया हो, कितनी भी किताबें आ गई हो, कितने भी लेख आ गए हो, सारी जानकारी अब हमें लिखित तौर पर मिल जाती है, लेकिन मौखिक परंपरा का कोई मुकाबला नहीं है। आप समझ ही ना इस बात को। जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो सबसे पहले उन शब्दों को बोलना सीखता है जो उसके माता पिता उसे सिखाते हैं। तो ये मौखिक परंपरा ही तो है जिसके माध्यम से उसको पहली बार कुछ नए शब्द सीखने को मिलते हैं, और धीरे 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 वो बहुत सारी बातें सुनता है। सुनने के साथ साथ वो अब उनको बोलने की कोशिश करता है, टूटे फूटे शब्दों में बोलता है, लेकिन फिर इसी माध्यम से उसकी जानकारी बढ़ती है और वो एक अच्छा संचारक बनने लगता है। तो अगर आपको भी एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आप याद रखिएगा,
चाहे आप अपने परिवार में बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने दोस्तों में, मित्रों में बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने कार्यस्थल पर जहां पे भी आपका जो भी प्रोफेशन है उससे आप जुड़े हुए हैं, तो जिस भी काम को आप करते हैं वहां पर मौखिक परंपरा अति महत्वपूर्ण चीज है। ये सालों से चली आ रही है, अनंत काल से, और ये आगे तक भी ऐसी ही रहेगी। जल्दी मुलाकात होगी आपसे कम्युनिकेशन स्किल के अगले भाग में। तब तक के लिए आपको असीम शुभकामनाएं, और जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको दोहराइए, उसकी हैंड ऑन प्रैक्टिस करिए। कहा था ना, हाथों में उसका उपयोग करिए, प्रयोग करिए, उसको इस्तेमाल में लाइए, तभी आप बन पाएंगे अच्छा कम्युनिकेटर। धन्यवाद।